हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए ये आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा। अब तक हम लोग कई सारे जो आपके चैप्टर हैं उनकी थियरी और एमसीक्यूज लगा चुके हैं। तो ये जो आज आपका लेक्चर होने वाला है ये स्पेशली आईसीटी पर होने वाला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। अगर आप यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए यूजी नेट का पीवाईक्यूज देखेंगे, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप उनको देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बेसिकली वो कंप्यूटर डेवलपमेंट पर आधारित होते हैं। यानी कि ये प्रश्न कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, आदि आदि बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो इसी पर आधारित ये लगभग 65 यानी कुल मिला के 65 प्रश्नों का यह एक बहुत ही शानदार वीडियो है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था। देखो, इसको ना अगर ये प्रश्न आ गया एग्जाम में तो ये प्रश्न दो आंसर रखता है। पहले तो ये कि अगर प्रश्न सिंपली इसी प्रकार से पूछा गया कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1986 में। कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेट ना यूएसए में प्रयोग में लाया गया था, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रतिरक्षा विभाग के द्वारा। भारत में अगर बात करें तो भारत में, इंडिया में इंटरनेट की जो एंट्री है वो 1987-88 में ही हो चुकी थी। लेकिन इंडिया में आम जनों को जब इंटरनेट उपलब्ध हुआ तो 1995 आ गया था। 1995 में VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आम जनों को इंटरनेट उपलब्ध कराया था। तो भारत में इंटरनेट कब से उपलब्ध है? 1995 से उपलब्ध है। और आज ये दशा है कि बिना इंटरनेट के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। समझो कि इंटरनेट हमारे जीवन का कितना अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। अच्छा, एक कमाल की बात आपको बताता हूँ। ये जो फैक्स की मशीन है ना, ये इंटरनेट से पहले ही आ चुकी थी। आपको लग रहा होगा कि फैक्स की मशीन इंटरनेट के बाद में आई होगी। नहीं है, ऐसा नहीं है। फैक्स का आविष्कार कब हुआ था, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो इसका उत्तर बनेगा 1866 में। आप देख रहे हो कि इंटरनेट आ रहा है 1986 में, जबकि फैक्स 1966 में ही आ चुका था। ध्यान देना कि जो फैक्स मशीन है इसको किसने बनाया था, तो स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर वैन। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वैन ने इसको बनाया था। और आपको बता दें तो 1843 में ही इसका कंसेप्ट जो था वो डेवलप हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में किस सन में पेजर का इस्तेमाल हुआ? अच्छा, पेजर कितने लोगों ने देखा है? अगर पेजर आपने देखा है तो कमेंट करके बताना, और नहीं देखा है तो इंटरनेट पर सर्च करना। वैसे तो पेजर अब आपको दिखेगा नहीं कहीं पर। तो देखो, पेजर ना 1982 में प्रयोग में लाया गया था। विकल्प ए आपका सही है। और टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? अब देखो, टेलीफोन और मोबाइल दोनों की टेक्नोलॉजी ना बड़ी अलग अलग है। मोबाइल फ़ोन वायरलेस होते हैं, टेलीफोन वायर से चलते थे। और टेलीफोन बहुत पहले ही मतलब आप प्रयोग में ला चुके थे। और अगर देखा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ध्यान देना कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, तो ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। और कब? तो 1876 में, 1876 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हमने आंसर कर लिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 में ही हो गया था। ठीक है, इसके बाद फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको अभी बताया ना कि फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि फैक्स मशीन का आविष्कार अलेक्जेंडर वैन ने किया था। ये स्कॉटलैंड के थे। 1843 में इसका कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन यहाँ पर देखो, विकल्प में अलेक्जेंडर वैन का ना तो नाम ही नहीं है। अलेक्जेंडर वैन का नाम कहाँ है? न्यूटन नहीं, ग्राहम बेल नहीं, मैकमिलन नहीं, जिमोवानी कैसेली ये भी नहीं। हालांकि कहीं कहीं पर इसका जो आंसर है विकल्प डी आपको मिलेगा, जिमोवानी कैसेली। लेकिन अगर जिमोवानी कैसेली और अलेक्जेंडर वैन दोनों नाम आ जाएं तब आप टिक कर देना अलेक्जेंडर वैन को। और अगर अलेक्जेंडर वैन का नाम नहीं है और वहाँ पर जिमोवानी कैसेली का नाम आ रहा है तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, ये क्या कहलाता है? देखो, सूचनाओं को एकत्र करेगा, आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से आपके सामने रख देगा। ये काम तो बस कंप्यूटर ही कर सकता है। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं। तो अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम से भेज सकते हैं। देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। फैक्स के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है।
और इसके लिए कंप्यूटर भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ईमेल भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है। लेकिन सबसे एग्जैक्ट यहाँ पर अगर जो आप आंसर सर्च करेंगे तो वो बनेगा विकल्प ए, ईमेल के द्वारा, क्योंकि जो मैसेज होता है ना वो एनक्रिप्टेड रूप में ईमेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भेजते हैं, जो कि फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर ये संदेश नहीं भेज सकते हैं। ये आपके संचार का काम तो करते हैं, लेकिन संदेश भेजने के लिए ईमेल ही प्रयोग में लाया जाता है। ईमेल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ईमेल ना एक ऐसी युक्ति है, पहले तो ई का मतलब समझो। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। देखो, ईमेल का जो आविष्कारक है ना वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है, लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न और भी आ सकता है कि जीमेल ये कब स्टार्ट हुआ था। अब जीमेल कब शुरू हुआ था बताया आपको, 2004 में। और आपका जो यूट्यूब है ना ये अस्तित्व में कब आया था, यूट्यूब शुरू हुआ था 2005 में। सारी बात इंपॉर्टेंट है, मैं करंट से जोड़कर आपको सारे प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस क्या है। मतलब ये आपका कंप्यूटर हो गया और इसमें अगर कुछ आपको डालना है तो इसमें आप इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, विकल्प ए आपका सही है। और डाटा प्रोसेस होने के बाद जो आप उसे डिस्प्ले पर या फिर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करते हैं उसमें आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो रिजल्ट आपको देता है डिवाइस उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्रिया से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको मिलता है। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक तो आपका होगा इनपुट डिवाइस, ये आपका कंप्यूटर हो गया, और एक होगा आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करती है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। सीपीयू के द्वारा ही ये प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो चीन में हुआ था। अब ये मत पूछना कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि किसी एक आदमी ने तो इसको किया नहीं था। हाँ, चीन में सबसे पहले अबेकस जो थे वो प्रयोग में लाए जाते थे और गणितीय गणनाओं में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, यांत्रिकी अंकी गणना यंत्र, बड़ा कठिन नाम है, यांत्रिकी अंकी गणना यंत्र यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास किसने किया था। तो देखो यहाँ पर ना मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर के बारे में बात हो रही है, तो सिंपली आप इसे कैलकुलेटर कह दोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। ये आपके अब मोबाइल फ़ोन में भी होगा, और पहले तो इसको अलग से भी खैर अभी भी मार्केट में उपलब्ध है। तो इसका विकास किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा, और कब किया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना कि ब्लेज पास्कल ने 1645 में कैलकुलेटर को बनाया था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पर है, और इसका विकल्प होगा 1822 में। अब आएगा प्रश्न कि डिफरेंस इंजन बनाया किसने था। तो देखो, डिफरेंस इंजन को बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह किस प्रकार से था। तो देखो फ्रेंड्स, ये था एनालिटिकल इंजन, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, खैर देखने वाली बात नहीं, जो आप छू सकते हैं। तो यांत्रिक हो, वैद्युत हो और इलेक्ट्रॉनिक भाग, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बताओ, इसे कहेंगे आप हार्डवेयर, ठीक है। विकल्प ए आपका सही है। और ध्यान देना कि वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, इन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी किसने स्थापित की थी। तो होलरिथ ने स्थापित की थी। और कब की थी। तो देखो, ये मशीन 1890 में स्थापित की गई थी, टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। होलरिथ ने 1890 में स्थापित की थी। कंप्यूटर की सहायता के लिए किए जाने वाले ई बिजनेस के कार्य जिस विषय को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। अगला है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, और इसका नाम था ABC, यानी कि विकल्प ए सही है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम।
कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है। इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अब अगला क्वेश्चन होगा, ब्लेज पास्कल की जो एंडिंग मशीन है उसको क्या कहते हैं? ब्लेज पास्कल की जो एंडिंग मशीन है उसको कहते थे पास्कलाइन। विकल्प ए आपका करेक्ट है। वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं उन्हें या तो यूज़र कहा जाता है या फिर कंप्यूटर पर्सनल कहा जाता है, यानी कि विकल्प ए और बी दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। सन 1946 में एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 1946 में एकर्ट और मुचली के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया गया था, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो एनिएक नाम था। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद है बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? तो ध्यान देना यहाँ पर एकर्ट, मुचली और बिल गेट्स। यहाँ पर देखो ना, तीनों ही विकल्प आपके यहाँ पर गलत हो रहे हैं। अगर हम बात करें बेसिक लैंग्वेज के बारे में, बेसिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको क्या कहते हैं? बी फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये यानी कि बेसिक। तो देखो ये जो बेसिक लैंग्वेज थी ना कंप्यूटर की, इसे डेवलप किया गया था 1963 में। कब? 1963 में। और सबसे पहले इसे चौथी श्रेणी के जो कंप्यूटर थे ना, 4th जनरेशन कंप्यूटर थे, उसको उसी में ये जो लैंग्वेज थी प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, और इसे डेवलप किया गया था जॉन जी केमेनी और थॉमस ई कुड्स के द्वारा। तो यहाँ पर ना तो केमेनी का नाम है ना तो कुड्स का नाम है, तो सारे विकल्प यहाँ पर आपके गलत हो रहे हैं। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो फ्रेंड्स देखो, इसका आंसर बनेगा EDSSC, यानी कि एडसेक जो था, ये सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसमें आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। और अगर एग्जाम में आ गया कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो ध्यान देना कि सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम था अल्टेयर 8800 अल्टेयर। ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। एडवैक का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान देना कि एडवैक का जो आविष्कार था ये वॉन न्यूमॉन ने किया था। विकल्प बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवैक 1 UNIVAC 1 का आविष्कार कब हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स, यूनिवैक 1 का आविष्कार हुआ था 1954 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया था? तो ध्यान देना कि इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1970 में हुआ था। विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, IBM PC कब विकसित किया गया था? तो 1981 में, 1981 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान देना कि इसका निर्माण किया गया था विलियम शोकले के द्वारा। किसने किया था? विलियम शोकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर को बनाया था। एक ऐसी सुविधा जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है क्या कहलाती है? देखो यहाँ पर ना मैं बात कर रहा हूँ CAT स्कैनिंग के बारे में। आप जानते होंगे कई बार कहते हैं इसे CAT या फिर CT स्कैनिंग। तो अगर बात हो CT स्कैनिंग की या फिर CAT स्कैनिंग की, दोनों बातें यहाँ पर सेम है। दोनों का फुल फॉर्म हालांकि अलग अलग है, आपको बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो आपका CT स्कैन है इसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा CT स्कैन। और अगर बात यहाँ पर हो CAT के बारे में तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी, T इज फॉर टोमोग्राफी, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। अब देखो प्रश्न क्या है, ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता देता है, इसे कहेंगे कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक ऐसी सुविधा जिससे बैंकों, यातायात एजेंसियों से रुपयों का लेन देन घर में लगे कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, वो क्या कहलाती है? तो देखो सुविधा ऐसी है जिसमें बैंकों और यातायात एजेंसियों से रुपयों का लेन देन, इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। विकल्प ए सही है।
सन 1944 में बने मार्क 1 को किसने डेवलप किया था? अच्छा प्रश्न है ये। तो मार्क 1 को किसने डेवलप किया था? मार्क 1 कब बना था? 1944 में बना था और इसे आइकेन ने बनाया था, आइकेन ने। अगला क्वेश्चन आपका होगा, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। तो देखो फिलहाल तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप कहेंगे ई बिजनेस ही कहेंगे ना। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर है कि सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह कौन सी पीढ़ी थी? देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी थी उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था। तो देखो मैं आपको बता दूं, तो ये जो पीढ़ी थी कौन सी थी आप बताओ, यहाँ पर गेस करो। तो यहाँ पर चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास किया गया था, ठीक है, चौथी पीढ़ी में। अब ध्यान देना यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर पीढ़ी है, पहली पीढ़ी जो थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी, ये मानी जाती है कंप्यूटर की 1940 से लेकर 1952 तक। कहीं कहीं पर ये आपको मिलेगा 1946 से लेकर 1957 तक। तो खैर ये पहली पीढ़ी हो गया। सेकेंड पीढ़ी जो थी ना, ये कब स्टार्ट होती है? तो कहीं कहीं पर मिलेगा 1958 से, कहीं कहीं पर मिलेगा 1952 से। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1952 से। तो 1952 से लेकर 1964 तक का जो समय था, ये सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का था, और इसे आप 58 से 64 भी मान सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो इनका समय कब से कब तक रहा? 1964 से लेकर 1971 तक। और फिलहाल जो पीढ़ी चल रही है वो फोर्थ जनरेशन की है। ये 1971 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये वर्तमान में यही काम कर रही है। हालांकि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आने वाले हैं जो कि इतने स्मार्ट होंगे कि शायद ये मानवता के लिए, आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, खैर ये जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो ध्यान देना कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 404 था। टेल स्टार स्थापित किया गया किसके द्वारा, या कब किया गया? तो देखो टेल स्टार जो था ना, ये जो स्थापित किया गया था 1962 में। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कौन सा था? मैंने आपको अभी बताया ना, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी इसे 1940 से या फिर 1946 से स्टार्ट हुआ मानते हैं। खैर इसका जो अंत है, कहीं कहीं पर 40 से शुरू हुआ तो 52 मान लेंगे, और 46 शुरू हुआ तो इसे 57 मान लेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो कोई विकल्प नहीं है 57 वाला। हाँ ये सही है, 1946 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका आंसर बनेगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल कौन सा था? तो यहाँ पर देखेंगे तो 58 दिया गया है ना, तो 58 के बाद कौन सा शुरू हो रहा है? 58 से 64, ये आपका दूसरी पीढ़ी हो गया। अब यहीं पर देख लेते हैं एक बार तीसरी पीढ़ी। तो देखो 1964 से लेकर 1971 तक का जो समय था, ये चौथी पीढ़ी का था। ये अभी आप समझ लो, हो सकता है एग्जाम में आपकी जो तीसरी पीढ़ी वही आ जाए। चौथी पीढ़ी तो 1971 के बाद स्टार्ट हुई थी। एनिएक का वजन क्या था? ये एक कंप्यूटर था एनिएक, इसका वजन कितना था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर बनेगा विकल्प सी, 30 टन का था भाई साहब। सन 1951 जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर था। तो 1951 में जो जनगणना हुई थी अमेरिका में, उसके लिए अमेरिकन ब्यूरो ने एक कंप्यूटर खरीदा था, और ये जो कंप्यूटर था इसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, नाम है इसका यूनिवेक 1, विकल्प ए। मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ कब? तो देखो मिनी कंप्यूटर तो तब बने शुरू हुए ना, जब सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो पहली श्रेणी के कंप्यूटर थे, यानी कि जो उनका फर्स्ट जनरेशन था, उस कंप्यूटर में क्या प्रयोग लाया जाता था? तो ध्यान देना कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बने थे उसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्यूब प्रयोग में लाते थे। इसके बाद दूसरी पीढ़ी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब प्रयोग में लाए जाते थे, जो कि बहुत बड़े होते थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे, भारी भी होते थे। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई थी ना, उसमें हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्टार्ट किया था, ट्रांजिस्टर। इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी आई थी उसमें आईसी सर्किट लगा था। चौथी पीढ़ी में लगा था LSI, ये टेक्निक आई थी। और इसके बाद मिनी कंप्यूटर जो थे ये स्टार्ट हुए थे। तो चौथी पीढ़ी यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई किस पीढ़ी में? देखो आपको बता दें कि जो बेसिक भाषा थी ये डेवलप तो 63 में ही हो गई थी, 1963 में ये डेवलप हो गई थी, लेकिन ये प्रयोग में लाई गई थी चौथी पीढ़ी में, ठीक है। तो विकल्प डी आपका सही है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी चौथी पीढ़ी में, मैंने आपको पढ़ाया अभी, और ये बिल्कुल आसान है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बेसिकली फ्रेंड्स इसे 3 भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो आपका होगा इनपुट डिवाइस, इनपुट से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा आपके CPU में। इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो 3 भागों में आप इसे बांट सकते हैं।
अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो ध्यान देना कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो आपका हो जाएगा एनालॉग, दूसरा हो जाएगा डिजिटल, तीसरा हो जाएगा आपका हाइब्रिड। ठीक है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर मिलाकर बनाए जाते हैं। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो देखो, ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं ना, इन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया, ये बन गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। विकल्प सी। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो, यहाँ पर हमने पूछा है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखो, 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य के लिए और एक हो जाएगा आपका विशिष्ट या विशेष उद्देश्य के लिए। तो 2 प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है लेकिन ये कार्य सामान्य होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो देखो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर होते हैं इन्हें कहा जाता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। विकल्प ए। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखो, विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विकल्प सी। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लगेगा टफ। आकार के आधार पर तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा आपका हो जाएगा मिनी कंप्यूटर और चौथा कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो 4 प्रकार हो गए आपके। वे कंप्यूटर जो एक डेस्क या एक ब्रीफकेस में रखे जा सकते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तो देखो, इन्हें कहना तो बड़ा आसान है, इसका ही प्रयोग आजकल आप लोग कर रहे हैं। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, आजकल तो आपकी जेब में भी है मोबाइल फ़ोन। वे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और सबसे बड़ा मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो ध्यान देना कि सबसे बड़ा जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है, ये क्या कहलाते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, इन्हें कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो सुपर कंप्यूटर के बारे में होगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है, सारे एक्सप्लेनेशन, सारी व्याख्या और एक लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।